हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल समान हिंदी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 2020 में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट का है, जो 20/12/2020 को हुआ था, और इसके पहले की वीडियो में हम इसके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जिसका जन्म अंडे से होता हो, ये वाक्यांश दिया है, इसका एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है अंडज। जबकि निम्न जात में जन्म लेने वाला, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अंत्यज होता है। निम्न जात में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? उसे अंत्यज कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं पूछ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत का अनेकार्थी शब्द मोती नहीं है, जबकि स्वर्ण, पारा, दूध, जल, अन्न आदि अमृत का अनेकार्थी शब्द है। मोती जलज का अनेकार्थी शब्द है। किसका है मोती? तो आपका जलज का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट आपका, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। मानस का हंस, ये किसका उपन्यास है? ये आपका अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो इसमें इसकी कथा वस्तु क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रतिष्ठित उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु तुलसीदास का मानसिक विकास है। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर रची गई है। किसका जीवन का आधार बनाकर? तो तुलसीदास के जीवन का आधार बनाकर इसको रची गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन बी। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। इस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं भाग्य देवता, शोले, नौजवान, एक जीनियस की प्रेम कथा, सेवाश्रम आदि है। भाग्य देवता, शोले, नौजवान, एक जीनियस की प्रेम कथा, सेवाश्रम, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये भी आपका भैरव प्रसाद गुप्त की रचनाएं हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। रिक्त स्थान भरना है। इसके जवाब क्या आएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। ऑप्शन ए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रहे हैं। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है। मिट्टी खराब करना क्या है? एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है दुर्दशा करना। शेष विकल्प क्या है? असंगत है। इसमें क्या होगा? मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, यानी दुर्दशा कर रखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुख से रहना। ऑप्शन ए। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ सुख से रहना है। शेष विकल्प क्या है आपका? गलत है। अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि रघुवीर सहाय हैं। यह एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्मकथा के विरुद्ध, रास्ता इधर से। सीढ़ियों पर धूप में,
आत्मकथा के विरुद्ध रास्ता इधर से, ये सब किसकी रचना है? तो आपका रघुवीर सहाय जी की रचना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाएं वे हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, प्लस 2 भाषाएं कौन कौन सी और? राजस्थानी और अंग्रेजी। यानी टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले शिफ्ट में यह प्रश्न बना है, हमने कल पढ़ा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 से 12 तक के लिए निर्देश दिया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया है, इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, फिर हम प्रश्न को देखेंगे। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के प्राय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्री सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंद्र से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य की स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसको इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंद्र युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। ये पूरा गद्यांश है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से एक बार खुद पढ़ के सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, तो इसमें जो है निबंध के बारे में चर्चा हो रही है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निबंध की विधाएं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक निबंध की विधाएं है होगा। उपयुक्त गद्यांश में निबंध को ही केंद्र में रखकर वर्णन किया गया है, जिससे शेष विकल्प असंगत प्रतीत होता है। यानी इसमें निबंध के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? हमने पढ़ा अभी, ऑप्शन बी भारतेंद्र युग से। उपयुक्त गद्यांश में दिए गए पंक्ति हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है से स्पष्ट होता है कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ भारतेंद्र युग से हुआ है। अभी हमने गद्यांश में देखिए यहाँ पढ़ा था, देखिए यहाँ पे पढ़ा था भारतेंद्र युग से ये होता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा आरंभ होता है। यही प्रश्न में पूछा है, गद्यांश में ही सब होता है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी गलत कथन पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व का व्यक्तिकता का गुण नहीं होता है। ये गुण होता है, इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो स्वाधीनता है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? स्वाधीनता है। नेक्स्ट, भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ये क्या आपका सही है? ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
आगे देखते हैं हम अब अगला। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय का, ये कौन सा व्यक्त कर रहा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा तत्कालीन। उसी समय का क्या, उसे क्या कहा जाता है? तत्कालीन कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में तत्कालीन शब्द उसी समय का को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। शेष विकल्प क्या है? असंगत है। तत्कालीन मतलब होता है उसी समय, तुरंत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। कृत प्रत्यय से के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कृदंत कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कृत प्रत्ययों से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। इन्हें क्रियानवाचक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण गवैया, बनावट, ढकना, त्यागी आदि। कृदंत के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भाववाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक, कारणवाचक, कृतवाचक और क्रियाद्योतक कृदंती विशेषण। ये सब क्या है? इसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उस कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रस पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रौद्र रस है। इसमें उपयुक्त पंक्तियों में रौद्र रस है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से क्रोध की अनुभूति होती है वहां क्या होता है? रौद्र रस होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जाता है, क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमिलित नहीं करता है? विराम शब्द पूछा है इसमें विराम के बारे में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सुमिलित नहीं है। योजक चिन्ह क्या होता है? देखिए, विराम चिन्ह दिए हैं और इसमें एक चिन्ह भी दिया है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये नहीं होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी योजक चिन्ह होता है, ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, इसके द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है। बाकी अल्प विराम ये होता है और पूर्ण विराम ये होता है पूरा। और अल्प विराम क्या होता है? ये है अल्प विराम। और उद्धरण चिन्ह क्या होता है? ये। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहते हैं हम। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। खाली स्थान जो दिया है, जिसमें गुलाबी कमीज पहनी है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है, तो आप हो जाएगा उसका नाम श्याम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान पर उसका शब्द का चुना जाना उचित होगा, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? श्याम है। ये आपका पूरा रूप होगा। ठीक है, पूरा यही होगा। अगला, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक किसकी रचना है? ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है चाबुक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निराला जी की अन्य रचनाओं की बात करें हम, अनामिका, परिमल, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनामिका, परिमल, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, ये किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इसके बाद जो है हिंदी के हम चैप्टर वाइज प्रश्नों को भी देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? देखिए, पर्यायवाची शब्द जो है यूपी पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी प्रभात। भोर, विहान, निशांत से ये तीनों प्रभात का पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि दिन का पर्यायवाची क्या होता है? वासर, दिवस, दिवा, वार आदि। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। संध्या का पर्यायवाची क्या होता है? दिनांत, सायंकाल, गोधूल, प्रदोष काल, सांझ। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? संध्या के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आप तीनों का ध्यान रखिएगा, यानी प्रभात का, और ये संध्या क्या है, और ये सारे दिन के हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत शब्द का समान विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारा। तुलसीकृत का समास विग्रह क्या होगा?
तुलसी के द्वारा कृत, जो कि तत्पुरुष समास के करण कारक की विभक्ति है। शेष विकल्प क्या है आपके गलत है। का संबंध किससे होता है? का संबंध जो है संबंध कारक से, और तथा में एवं पर का संबंध क्या होता है इसका? अधिकरण कारक से। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होती है अधिकरण कारक की? में एवं पर, और संबंध कारक का क्या होता है आपका? का है। ये चिन्ह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? वाक्यांश दिया है, कह रहा कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, सही है। जो कुछ नहीं जानता उसे अच्छ कहा जाता है, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, ये भी सही। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुकरणीय कहा जाता है। ठीक है, अनुकरणीय उसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, उसे अभेद कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभेद। ठीक है, जो सर्वशक्ति संपन्न उसे क्या कहता है? उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे लौह पुरुष कहा जाता है। जिससे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे दुर्भेद्य कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में दी है उसके बारे में है ये सब। ठीक, अगला प्रश्न है, व्याल, उरग, पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? व्याल, उरग, पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपका ऑप्शन डी, सांप के पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द से फिर प्रश्न आ गया। ब्याल, उरग, पनंग सांप के पर्यायवाची शब्द है। हाथी के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गज, कुंजर, मतंग, वितुंड, द्वीप, गयंद आदि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। भौरा के पर्यायवाची शब्द क्या है? मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुप आदि। मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुप, ये सब किसके पर्यायवाची? भौरा के पर्यायवाची हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहां पढ़ा नहीं जाता, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। ऑप्शन बी, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में भाव वाच्य प्रयुक्त हुआ है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं वाच्य के। क्रिया के उस रूपांतर को जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता ही की प्रधानता है ना ही कर्म की प्रधानता, केवल भाव की प्रधानता है, वहां पे क्या होता है? भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, मुझसे लिखा नहीं जाता, जैसे मुझसे लिखा नहीं जाता, इसमें भी आपका क्या है? भाववाच्य है। उससे चला नहीं जा सकता, तो ये भी आपका भाव, इसमें भाव आ रहा है ना, तो इसमें भाव प्रधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी, ये इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए इन्हें 1961 में, भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला था यह पुरस्कार, और जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए 1966 में, तथा अमृत लाल नागर को 1967 में अमृत और विष के लिए प्रदान किया गया था। अमृत लाल नागर के लिए कब मिला था? इन्हें कब मिला था? 1967 में। किसके लिए? अमृत और विष के लिए। और 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मिला था मुक्तिबोध के लिए, और भगवती चरण वर्मा को मिला था भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में। सारे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी, सर श्रद्धेय तालाब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में दिए गए सर श्रद्धेय तालाब अनेकार्थी शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। शेष विकल्प अनेकार्थी शब्दों के रूप में सही वर्णित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन इसमें पूछ रहा है। पहला कह रहा है, व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और
और पांचवें सघोष होते हैं, सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन क्या होते हैं? अघोष होते हैं, ये भी आपका सही है। पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होता है? सघोष होता है। तीसरा कह रहा है समस्त स्वर घोष ध्वनियां, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सभी विसर्ग क्या है? सघोष है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सभी विसर्ग सघोष हैं, असत्य है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन उसमें व्यंजन के सा तथा विसर्ग अघोष ध्वनियां होती है। ये क्या है? अघोष ध्वनियां हैं। एवं तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन सभी स्वर तथा ऊष्म व्यंजन हा क्या है? ये सब क्या है? सघोष ध्वनियां। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये अगला है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। दिए गए विकल्प में श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही वाक्य क्या है? सही है, बाकी शेष त्रुटिपूर्ण है, सारे और जो दिए हैं इसमें गलत है। अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? उसे धातु कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे दौड़, जा, खेल आदि धातु है। धातु के अंत में ना जोड़ने से बना शब्द क्रिया का साधारण रूप होता है, जैसे दौड़ना, जाना, खेलना। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए ना। दिए गए विकल्प में ना नासिक व्यंजन है, शेष विकल्प असंगत है। चा क्या है? स्पर्शी व्यंजन है, तथा शा ये आपका ऊष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। नेक्स्ट, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत प्रश्न बना है इससे, ठीक है, पहले शिफ्ट में बना है, दूसरे शिफ्ट में, दोनों में प्रश्न बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन ए। सन 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। शेष विकल्प क्या है? आपका असंगत है। अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया है? देखिए साहित्य अकादमी से लगभग 4 या 5 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरा अब तक किसको मिल चुका है और किस रचना के लिए, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1996 में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए दिया गया। शेष विकल्प इस प्रकार है। 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को उनकी कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए दिया गया। 1995 में किसे जो है? कुंवर नारायण को। किसकी रचना? इनकी रचना क्या है? कोई दूसरा नहीं, इसके लिए दिया गया, कविता संग्रह थी। और 1997 में किसे मिला? 1997 में लीलाधर जगूड़ी को, किसके लिए? आकाश में चांद के लिए दिया गया। और 1998 में अरुण कमल को, किसके लिए? नए इलाके में कविता संग्रह, इसके लिए प्रदान किया गया अरुण कमल को 1998 में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला, ये आपका सही है, बाकी जो ऑप्शन में दिए है गलत है। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त, इसका समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति? ऑप्शन डी यानी को, मोक्ष को प्राप्त होगा, ठीक है, अगर इसका विग्रह करेंगे, जो कि कर्म कारक का तत्पुरुष समास की विभक्ति है। क्या इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है मोक्ष प्राप्त में, और कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, कारक का विभक्ति क्या होती है? को होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, असमंजस में पड़ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है असमंजस में पड़ना। शेष विकल्प आपका क्या है? गलत है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तुओं के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहां संदेश अलंकार होता है, ठीक है। जैसे यह काया है,
या शेष उसी की छाया है। इसमें अलंकार है, सारे अलंकार के बारे में दिया है, तो ये आपका डी जो है बाकी गलत हो जाएगा। बाकी अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ठीक है। और श्लेष अलंकार में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पे क्या होता है श्लेष अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट करना, वहां पे क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये संदेह अलंकार बाकी गलत दिया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न के बाद जो है हम हिंदी के प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक कौन है, ऑप्शन डी देव। भाव विलास और रस विलास कृत के लेखक रीतकाल के श्रेष्ठ कवि देव हैं। इन्होंने रीतकालीन काव्य पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखे। ये किस काल के हैं, रीतकाल के हैं। इनके अन्य रचनाएं भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान मणि, प्रेम चंद्रिका। भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान मणि, प्रेम चंद्रिका, ये सब किसकी रचना है, तो आपकी देव की रचना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए 37 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के, ठीक है। हमने सारे कर लिए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।